गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपी एनटीपीसी की मैथ्स की आज पहली क्लास। हालांकि हम इसको पहली नहीं कह सकते, दूसरी क्लास है, लेकिन पहली क्लास हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी जिसमें आपको सिलेबस डिस्कस किया गया था, आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई थी। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सिलेबस की स्टार्टिंग करेंगे, कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे और कोर्स की जो भी गहनता टॉपिक को लेकर के है उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मतलब जहां पर भी आपको रिक्वायर्ड है, जिस प्रकार की नीड है, जैसे हमको जहां पर लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी कराना है, स्पीड अप होना है, वहां पर हम आपसे उसी टाइप का रिएक्शन चाहेंगे। और जहां पर मुझे लगेगा कि नहीं, बहुत ही ज्यादा गंभीरता का विषय है और इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होकर समझना है, उसको उसी प्रकार से लेकर चलना होगा। मैंने आप लोग कमेंट्स पर विचार किया और मुझे खुद भी इस बात का आभास है कि अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे न्यू हैं जो बिल्कुल से नए होते हैं, लेकिन सबको लेकर चलने की दशा में अर्थमेटिक से ही स्टार्ट करना, प्रारंभ करना ज्यादा उचित होता है। और इसी चीज को लेकर के हमने यहाँ पर अर्थमेटिक से ही स्टार्ट करने की प्लानिंग करी है। अंगणित से स्टार्ट होगा, मैथ से स्टार्ट होगा, मैथ जहां से प्रारंभ होती वहीं से स्टार्ट होगा। हालांकि आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी पॉइंट्स को लेकर के हम लोग यहाँ पर क्लास की आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। यह पॉइंट अपने आप में काफी गंभीर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से हम काफी सारे प्रश्न जरूर टच कराते हैं एग्जाम में, जब हम एग्जाम फेस करते हैं। एक से दो, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि पूरे टॉपिक को पढ़ भर लेने से कई सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप सभी का मैं इस टॉपिक पर एक बार फिर से वेलकम करूंगा। सब लोग तुरंत कनेक्ट होकर के अपनी नोट्स पे बैठ जाएं और जो जो आपको पॉइंट समझ में आए अपने हिसाब से करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, पॉइंट टू पॉइंट हर एक टास्क को कंप्लीट करते चलें। तो हालांकि मैथ्स हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, हम आपकी गणित की शुरुआत करने चल रहे हैं आज की इस क्लास के माध्यम से। जिस मैथ्स को पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि दुनिया की सारी प्रॉब्लम को हल किया जाता है। मैथ्स को इसलिए पढ़ते हैं कि हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम को हल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है विद द मैथमेटिक्स आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, चाहे इस प्रकार की प्रॉब्लम हो। जैसे हम मैथ में आते हैं तो मैथ इसलिए हम परफॉर्म करते हैं कि हम कोई भी चीज को रिलेट कर पाए, समीकरण बना पाए। जब हम लोग यहाँ पर मैथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैथ हमारी दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो नंबर से मिलकर बनी होती है, इसको हम संख्या कहते हैं। दूसरा चिन्हों से मिलकर बनी होती है, मतलब नंबर्स और चिन्ह, जिसको हम लोग यहाँ पर सिंबल्स या चिन्ह कहते हैं, चिन्हों से मिलकर बनी होती है। मैंने जैसे कल भी आपसे डिस्कस किया था कि नंबर्स हमारे पास जो प्रयोग के होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। एक मैंने कहा था कि आपको इंटीजर मिलेंगे, पूर्णांक मिलेंगे, एक फ्रैक्शन मिलेंगे, एक डेसिमल मिलेंगे। तीन ही प्रकार के नंबर मिलेंगे। चिन्ह की बात कीजिए तो चिन्ह कुछ बेसिक, जैसे जोड़ मिलेगा, घटाव मिलेगा, गुणा मिलेगा, भाग मिलेगा, इस प्रकार के चिन्ह मिलेंगे। तो पूरी मैथ हमारी इन्हीं दो पर डिपेंडेंट होती है, एक तो संख्याओं पर, दूसरा चिन्हों पर। तो हमारी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है कि संख्याओं को प्रॉपरली समझें। जैसे आप किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एक लैंग्वेज स्टार्ट किया, कोई एक भाषा की स्टार्टिंग करी। भाषा, आपको पता है कि हम लोग ज्यादातर हैबिचुअल अंग्रेजी और हिंदी पर होते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा को बनाने के लिए एक बेसिक फैक्ट्स की जरूरत पड़ी, कुछ बेसिक टर्म्स की रिक्वायरमेंट हुई। आपको पता है कि भाषा हमारा काम कराती है एक दूसरे को इंटरेक्ट कराने में, आपस में बातचीत करने के लिए भाषा की इंपॉर्टेंस होती है। तो हम इसका मतलब कई सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्य जो होते हैं वो शब्दों से बने होते हैं, शब्द जो होते हैं लेटर से बने होते हैं। तो अंग्रेजी की अगर बेसिक इकाई की बात की जाए तो कुछ लेटर्स होते हैं जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ए बी सी से लेकर जेड तक के जो सिंबल्स हैं, इन्हीं को आपस में मिला मिलाकर शब्द बनाया जाता है और शब्दों को शब्दों से ग्रामेटिकली जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है। वाक्यों का प्रयोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब इसको पूरा कंट्रोल करने के लिए जो इन लेटर्स का प्रयोग है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक बॉडी, एक कोई सिस्टम होता होगा जो इन सब चीजों को मैनेज करता होगा और शब्दों का सही अर्थ दर्शाता होगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए किसी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। मैथ भी हम लोग पढ़ते हैं तो संख्याओं के लिए पढ़ते हैं, संख्याओं के थ्रू पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे अंग्रेजी भाषा को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम, कोई ना कोई एक बॉडी होती होगी, ऐसे मैथ की भी इन संख्याओं को कंट्रोल करने के लिए संख्या का भी एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो मैथ की शुरुआत कहां से होती है? नंबर सिस्टम से ही होती है, क्योंकि हमें पूरी मैथमेटिक्स में नंबर का प्रयोग करना है। तो नंबर के सिस्टम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने के साथ साथ जब हम इसके पूरे फैक्ट को समझेंगे तो मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया, एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी फंसने अनिवार्य है, श्योर है, मतलब मान कर चलिएगा कि जरूर फंसेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आज की इस क्लास के माध्यम से क्या पढ़ने जा रहे हैं? संख्या प्रणाली। देखिएगा ध्यान से,
सब लोग संख्या प्रणाली की तरफ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। संख्या प्रणाली की बात हम करें तो हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों की बहुत सारी ऐसी संख्या प्रणालियां हैं जिसको हम लोग जानते हैं। जैसे कई सारी संख्या प्रणालियों में अगर हम लोग कुछ कॉमन संख्या प्रणाली की बात करें तो हमारे पास जो सबसे कॉमन संख्या प्रणाली होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं वह होती है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हिंदी में हम लोग कहें तो दशमलविक संख्या प्रणाली होती है। इसी को हिंदी बताते, बाकी की जरूरत नहीं है। तो दशमलविक संख्या प्रणाली जिसका हम लोग प्रयोग मैथ के लिए करते हैं। इसके बाद की प्रणालियों की बात अगर किया जाए तो हमारे पास और भी बहुत सारी प्रणाली, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम सुना होगा आपने, कंप्यूटर की जो भाषा होती है। कंप्यूटर में ही और एक एडवांस लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर के अलावा और एक एडवांस सुपर कंप्यूटर्स में जो अप्लाई किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस प्रकार से अगर हम भाषाओं की बात करें तो कई सारी भाषाएं, कई सारे सिस्टम हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मैथ्स को पढ़ने के लिए। मतलब मैथ्स के कुछ स्पेशल पहलू को टच करने के लिए आप डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग, ऑक्टल का प्रयोग, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग, कई प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग मैथ्स में किया जाता है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब आप कभी भी अब एग्जाम देंगे तो आजकल के एग्जाम का प्रारूप हो गया है कि आप अपनी जो भाषा प्रयोग करते हैं, जो अपने सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उस सिस्टम से कंप्यूटर के सिस्टम में कन्वर्जन भी आते हैं प्रश्न। जैसे कि अगर कोई चीज अगर डेसिमल में कुछ 10 लिखा गया है, 15 लिखा गया, तो उसका बाइनरी रूपांतरण क्या होगा, बाइनरी में उसको कैसे लिखा जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में एक दो करके कंप्यूटर में पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब उसका कन्वर्जन भी आपके दिमाग में रहे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नंबर सिस्टम में हम लोग जिस प्रणाली का यूज करते हैं उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको हिंदी में दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम पूरी मैथ के दौरान केवल इसी एक प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो मैथ की तमाम फैक्ट्स को उजागर करती है, तमाम फैक्ट्स को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज द यूज नंबर सिस्टम बाय द मैथमेटिशियन। किसी भी मैथ्स के रिक्वायरमेंट जहां पर होती है वहां पर दशमलविक संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसको दशमलविक संख्या प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सिंबल्स की मदद से पूरी मैथ की एनालिसिस की जाती है। वो सिंबल्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब कुल मिला के हम 10 ही सिंबल का प्रयोग पूरी मैथ्स में करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक का। क्योंकि हम 10 ही सिंबल प्रयोग करते हैं इसलिए इसके अंतर्गत जितनी भी संख्याएं प्रयोग करते हैं उन सभी संख्याओं का आधार मतलब बेस, उन सभी संख्याओं का आधार का अर्थ होता है बेस, सबका होता है 10। जितनी भी संख्याएं हम लोग अपने आधार पर मतलब हम अपने हिसाब से प्रयोग में लाते हैं वो सभी संख्याओं का आधार क्या होता है? 10 होता है। 10 इसलिए होता है क्योंकि इन सभी के अंदर मतलब कुल मिला के मेरे पास 10 ही सिंबल होते हैं। जब अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है वो केवल 0 और 1 होते हैं। अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार की बात करें तो उसका आधार केवल 2 होता है। ऑक्टल में जाएंगे तो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, मतलब कुल 8 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए उसका आधार 8 होता है। हेक्सा में जाएंगे तो 0 to 9 होता है एंड A to F होता है सिंबल, इसका मतलब वहां पर 16 सिंबल आधार होता है। अगर आप अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में देखिए आप A से लेके Z तक के सिंबल का प्रयोग करते हैं, मतलब कुल 26 लेटर्स की मदद से हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं और उसकी सारे प्रयोग को हम लोग सारे टर्म्स का यूज करते हैं, इसलिए उसका आधार 26 हो सकता है। इसी तरह से हम लोग नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके अंतर्गत कुल मिला के 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन सभी संख्याओं का जो भी हम पढ़ते हैं उन सबका आधार कितना होता है? 10 होता है। अब आपको थोड़ा अगर मैं जस्टिफाई करा दूं कि आधार 10 का मतलब क्या है। आधार 10 का मतलब यह है कि कोई भी संख्या अगर आप लिख दिए, जब लिखने लगते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है कोई भी संख्या। मान लीजिए मैंने इस प्रकार से एक संख्या को लिखा, अगर जब हम लिखे इस तरफ से लिखे हैं, जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। इसको हम इकाई कहते हैं, इसको हम दहाई कहते हैं, इसको हम लोग सैकड़ा कहते हैं, इसको हम हजार कहते हैं, इसको हम 10,000 कहते हैं। अगर इनके प्लेस वैल्यूज की बात करें तो प्लेस वैल्यू से आपकी 10 की पावर 0 होती है, ये 10 की पावर 1 होती है, ये 10 की पावर 2 होती है, ये 10 की पावर 3 होती है, ये 10 की पावर 4 होती है। इसी व्यवस्था में आगे बढ़ती रहती है। हर जगह पे आप देख रहे हैं 10 का यूज किया जा रहा है, और 10 का यूज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आधार क्या होता है? 10 होता है।
संख्याओं का आधार 10 होने की वजह से ही हम 10 का प्रयोग कर रहे हैं, और इन्हीं 10 के प्रयोग की वजह से आपके स्थानों का निरूपण होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जनरेट होते हैं, जो उनके संख्याओं के अंकों के स्थानीय मानों को भी निरूपित करते हैं। 10 क्यों? क्योंकि आधार है 10। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन की, संख्याओं को दिखाने की व्यवस्था की। कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखेंगे मैथ में, तो जो भी संख्या लिखेंगे दो भागों में वो निरूपित की जाती है। एक उस संख्या का पूर्णांक भाग होता है जिसको इंटीजर पार्ट कहते हैं। कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे तो संख्या का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक भाग, पूर्णांक भाग, और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम भिन्नात्मक भाग कहेंगे। संख्या की हर एक संख्या की स्थिति होती है, यह एक हर एक संख्या की स्थिति होती है जिसको हम लोग भिन्नात्मक भाग कहते हैं। अब ध्यान देने की बात समझिएगा आप लोग पूरी बात को गहराई से। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आप केवल और केवल 100 लिखिए। आपने जब 100 लिखा तो मैं बता दूं 100 सही नहीं लिखा गया है। 100 तभी सही माना जाता है मैथमेटिकली जब इसके पॉइंट के बाद 0 लगा हो। इसका मतलब एक पॉइंट होता है जो संख्याओं को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूर्णांक में और भिन्न में। जैसे अगर हमने संख्या कोई लिखी, मैंने लिखा यहाँ पर 125.03, तो 125 आपका पूर्णांक भाग है, 0.03 आपका भिन्नात्मक भाग है। अगर हम केवल और केवल जैसे 100 लिख रहे हैं जहां पे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो यह संख्या प्योरली पूर्णांक है, मतलब पूर्णतः इंटीजर है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर 0.03 जैसे अगर केवल लिखने की बात कहीं आ गई, मान लीजिए इधर का साइड नहीं है, तो आप कह सकते हैं संख्या प्योरली फ्रैक्शनल संख्या है, पूर्णतः भिन्न संख्या है। अगर एक कंबाइंड पूरी तरह से लिखा गया तो एक कंप्लीट नंबर हमारे सामने बनकर आ रहा है जो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को कंटेन कर रहा है। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों को कंटेन करने वाली एक संख्या हमारे सामने बनी, उस स्थिति में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, एक से छोटा रहेगा, कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे जितने डिजिट्स को बढ़ाकर इसको लिखा जाए, आप चाहे जितने प्लेसेस तक इसको बढ़ाते रहें, यह मान हमेशा और हमेशा एक से छोटा ही रहता है, एक से कभी भी बड़ा नहीं होता। अगर यह एक से बड़ा ही हो जाएगा या एक के बराबर भी हो जाएगा तो यह मान बढ़ करके 126 हो जाएगा। आप इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए। अब इतनी बातें हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। मैं आपको अब थोड़ा सा गंभीर बातें बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा, खूब अच्छा दिमाग लगाइएगा, और जो भी आपके फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो भी, नहीं आता तो भी आप अपनी स्थिति परिस्थिति को जरूर बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना करके। जैसे पहले खूब अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, जो भी स्थिति हो सकती है उसे मुझसे जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, आप सब प्रणाली का नाम समझ गए हैं। प्रणाली का नाम समझने के बाद आपने जो है समझ लिया कि इन संख्याओं का आधार क्या होता है, कुल कितने सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं, दो पार्ट्स में निरूपित किया जाता है। अब जब बात क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की आती है, हम जितने भी संख्याएं प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को अलग अलग नामों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं। और इन वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो संख्याओं का जो कंप्लीट क्रम है, मतलब वो कंप्लीट सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सभी संख्याओं को आप कॉम्प्लेक्स नंबर या हिंदी में कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आप जो भी संख्याएं प्रयोग में लाते हैं उन सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि जितनी भी संख्याएं इस प्रणाली के अंतर्गत आती हैं उन सभी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या तो सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। सम्मिश्र संख्या दो भागों में बटी होती है, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया रियल नंबर, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। इमेजिनरी नंबर, रियल का अर्थ होता है वास्तविक संख्या, रियल का अर्थ होता है वास्तविक संख्या, जबकि इमेजिनरी का अर्थ होता है काल्पनिक संख्या। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई एक संख्या जो हम इस प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं वह दो भागों में बटी होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आप समझने की जरूरत इसको है। मतलब हम जिन भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं सबको कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जो दो रूपों में डिवाइड की जा सकती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक का अर्थ बस इतना ही होता है जैसे कुछ चीजें हमारी रियलिटी में हमारे पास रहती हैं तो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे कोई चीज अगर हमारे रियल लाइफ की बात की जाए तो हम लोग जिस लाइफ में सर्वाइव करते हैं,
जिस चीज का हम डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं वो हमारे रियल लाइफ के पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिसकी कल्पना ही हम कर पाते हैं। जैसे कोई कहता है कि हम मर के स्वर्ग चले जाते हैं, हम मर के नरक में चले जाते हैं, मतलब वो ऐसा एक संसार होता है जो आपका जो है कल्पना का पार्ट होता है, वो आपके रियलिटी का पार्ट नहीं होता है। मतलब वहां से कोई आकर हमको ये नहीं बताता है कि हम स्वर्ग में रहे तो कैसा रहा, नरक में गए तो वहां यमराज जी ने कैसा किया, ये सब बातें हम वहां से डिस्कस नहीं करते। बस इतना बताते हैं कि भैया हम अभी जो हम जी रहे हैं वही हमारा वास्तविक पार्ट है। इसी प्रकार से मैथ में भी संख्याएं दो पार्ट में बटी हैं, वास्तविक और काल्पनिक के रूप में। मैं आपको अब डिस्कस कराता हूं अबाउट रियल नंबर। वैसे मैं आपको सबसे पहले काल्पनिक समझा दूं तभी वास्तविक समझाऊं तो ज्यादा, क्योंकि काल्पनिक हट करके आप वास्तविक में ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताता हूं। इमेजिनरी नंबर जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में कंफ्यूजन थोड़ा सा है, काल्पनिक संख्या क्या है। हालांकि इस पर बहुत प्रश्न आपके कंपटीशन में नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आजकल की परीक्षा का कोई टर्न नहीं है, कभी भी किसी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। काल्पनिक संख्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा संख्या जो किसी ऐसी व्यवस्था में लिखी जाए, जो किसी में लिखी जाए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहली चीज तो कोई संख्या काल्पनिक होती नहीं है, कोई संख्या काल्पनिक नहीं होती है, सभी की सभी संख्याएं ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव होती हैं। संख्याओं की व्यवस्था उसको काल्पनिक बना देती है। जब आप संख्याएं जिस टर्म में चाहते थे उस टर्म में लिखी नहीं गई हैं तो संख्याएं काल्पनिक अपने आप बन जाती हैं। अदरवाइज सभी की सभी संख्याएं आपकी जनरली क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। अब मान लीजिए मैंने एक संख्या आपको दिया और आपसे कहा भैया इसका वर्गमूल निकालिए। जैसे मैंने कहा 4 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल आप तुरंत कहेंगे सर +2 होगा या तो -2 होगा, क्योंकि आपको पता है अगर -2 का वर्ग करें तो भी +4 आएगा, +2 का वर्ग करें तो भी +4 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है और उसके वर्गमूल जो होते हैं उससे डायरेक्टली यहाँ पर वर्गमूल से ज्ञात किए जा सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कहता कि √-4 का मान बताइए, √-4 का मान आप नहीं ज्ञात कर सकते, ना तो +2 ना तो -2, क्योंकि ना +2 का वर्ग भी पॉजिटिव होता है और -2 का वर्ग भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कभी किसी संख्या का वर्ग नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका अर्थ हुआ कि -4 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम यूलर था, उन्होंने एक शब्द दिया हमको आयोटा, जिसको सिंपली आई से मेंशन किया गया। आई का अर्थ उन्होंने बताया √-1 है। उन्होंने हमको समझाया कि आई का मान आप -1 ले लो रूट में। ऐसे समय आप कोई भी नंबर जैसे √-4 लिखी गई है तो आप उस √-4 को आप √-1 इंटू √4 लिख सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, 4 का मान हम जानते हैं कि +-2 आई है, +-2 है, और √-1 का मान आप आई देख रहे हैं, इसको आप आई कह सकते हैं। इसका मतलब ये +-2 इंटू आई लिख सकते हैं। √-4 का मान +-2 आई लिख सकते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य यही था, किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया, किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को एक काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर बना देती है। तो आप याद रखिए जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कभी आपसे कोई इमेजिनरी नंबर के बारे में पूछे तो आप कह दीजिए सर किसी भी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को एक काल्पनिक संख्या बना देती है। अब इस काल्पनिक संख्या में भी कई बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आई का मान √-1 है। आप i² समझ गए होंगे कि 1 होगा, -1 होगा अगर वर्ग कर दिया जाए तो। i का क्यूब अगर आपसे कोई कहे तो आप लिख देंगे -i होगा। i की पावर अगर 4 आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे सर 1 होगा। फिर जब आप i की पावर 5 करेंगे तो मैं बता दूं यही i हो जाएगा। i की पावर आप 6 करेंगे तो आपके पास यह वाला मान हो जाएगा, i -1 हो जाएगा। i की पावर जब 7 करेंगे तो आपका यह i की पावर जो 3 था वह हो जाएगा, मतलब -i होगा। i की पावर 8 अगर आप करोगे तो 1 होगा। मतलब हर 4 के बाद यह वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी। इसका मतलब कभी किसी ने हमसे कहा कि i का मान बताइए 43 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर i का मान अगर आपको 43 निकालना है तो 43 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और शेषफल बताइए क्या आएगा। 4 से डिवाइड करने पर शेषफल आएगा 3। शेषफल अगर 3 आया i की पावर 3 जो होगा वही इसका मान हो जाएगा, मतलब -i इसका मान हो जाएगा। i की पावर 3 अगर कोई पूछेगा तो -i हो जाएगा। अब अगर ऐसे हमसे किसी ने पूछा i की पावर 142 क्या होगा, आपने 142 को 4 से भाग दिया और अब आप जरूरत नहीं 142 को 4 से भाग देने की, आप केवल 42 को 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 4 से भाग देने के बाद
जो अंतिम के 2 अंक होते हैं उन्हीं को डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। तो मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 2 हो गया। आई की पावर अगर हम 2 लगाएंगे तो आप देख रहे हैं -1 हो गया। यही इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं जो कि आई के ऊपर बार बार किसी एक बड़ी पावर को लेकर के आपसे प्रश्न कभी कभार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मैंने जो बताया आपको अभी अभी कि संख्या 2 बनती है, मतलब कंप्लीट नंबर को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। 2 भाग होते हैं, इमेजिनरी और वास्तविक। तो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक और वास्तविक आपका रियल नंबर। तो हमने काल्पनिक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी। अब हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट द रियल नंबर। मेन नंबर तो यही है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। काल्पनिक तो मैंने कहा ना, ये एक व्यवस्था है, काल्पनिक कोई संख्या नहीं है। काल्पनिक एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जो है काल्पनिक एक प्रकार की व्यवस्था है जो आप जनरली फील करते हैं, मतलब अप्लाई करा देते हैं। बाकी ऐसा कोई जो है इस टाइप का सिस्टम नहीं होता है कि किसी भी संख्या को हम काल्पनिक कह सकते हैं। बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर एक संख्या रेखा होती है जिसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, जिसके मिड में होता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन प्लस इनफिनिट। इधर अगर आप चलिए तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफिनिट। इस नंबर लाइन, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली सभी संख्याएं, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो 0 से अगर इधर साइड जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव संख्या मतलब बढ़ता क्रम देख रहे हैं, अगर 0 के इधर साइड हम आ रहे हैं तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइड में आ रहे हैं और घटता क्रम देख रहे हैं। 0 की खुद की बात की जाए तो यह एक नेचुरल नंबर है जो कि उदासीन संख्या है। उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। अब अगर बात करें गैप की, जैसे 0 से 1 जाना, 1 से 2 जाना, 2 से 3 जाना, 0 से -1, 0 से -1 से -2, मतलब किसी भी एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक बढ़ने के दौरान हमें अनंत संख्याएं प्राप्त होती हैं। अनंत संख्याएं आप फील कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आपको समझा दूं। जैसे कभी आप स्केल उठाइए या घड़ी देखिए तो आपको दिखता है घड़ी में क्या सिस्टम होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 12 होता है तो यहाँ पर 1 होता है, बट इसके पहले बीच में 4 लाइन, फिर ऐसे 4 लाइन, इस तरह से डिवीजन होता है। इसी प्रकार का स्केलिंग होती है। अगर आप भी 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका मतलब हर एक चीज, हर एक ग्रुप 10 स्केल डिवीजन में बटा होता है। इसको 0.1, इसको 0.2, इसी प्रकार से आपने बांटा तो फिर इसका डिवीजन भी किया जा सकता है। वैसे ही 0.11, 0.12, मतलब ऐसे अनंत तक आप बांटते जाइए। कभी भी किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के बीच के नंबर काउंटेबल होते ही नहीं हो, हमेशा अनंत तक ही होते हैं। तो मतलब आप पूरी मैथ के जितने नंबर होते हैं उन सारे नंबर्स को, चाहे वो क्वेश्चन के नंबर हो चाहे वो आंसर के नंबर हो, वो सब के सब इसी नंबर लाइन पर अवेलेबल होते हैं, इसी नंबर लाइन पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। चाहे जिस नंबर का प्रयोग आप करने को कहा जाए, आप हर नंबर को इसी वास्तविक संख्या रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं वास्तविक संख्याओं की किसी अन्य प्रॉपर्टी की भी बात करूं तो वास्तविक संख्याओं के 2 और भाग होते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, जिसको आप कहते हो परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या। दूसरा आपका होता है इरैशनल नंबर को आप कहते हो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आप समझिए परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, दोनों के बारे में समझते हैं फुल। हमने वास्तविक के बारे में आपको बताया। वास्तविक के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो आपके रैशनल नंबर, दूसरा इरैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में, मतलब रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं परिमेय संख्या। आपको जैसे मैंने एक बात बताया है कि आप किसी भी संख्या को, पहली चीज दिमाग में रख लीजिए, इसको कैपिटल क्यू से इंडिकेट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया। अच्छा, रियल नंबर को आर से इंडिकेट किया जाता है। मैंने वहां लिखना हम थोड़ा सा भूल गए थे, तो आप उसको दिमाग में रखिएगा। रियल नंबर को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप बात समझिए, जैसे हमने आपको कहा कि सभी संख्याएं सब वास्तविक होती हैं, काल्पनिक संख्या तो केवल एक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, अपरिमेय भी एक प्रकार की व्यवस्था होती है। अब आपको परिमेय के बारे में जानकारी दे दूं कि कोई भी संख्या हो,
अगर आप उसको भिन्न के रूप में लिख पाए, मतलब P बटा Q के रूप में लिख पाए, जहां पर P और Q, P एंड Q दोनों, P एंड Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हो, मतलब दोनों पूर्णांक हों, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। मैंने कहा P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान कभी भी शून्य के बराबर ना होने पाए, यह संख्या आपकी परिमेय है। जैसे आप किसी भी संख्या को, चाहे आप कोई भी संख्या हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप हर संख्या को अगर P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, 3-3/4 है, केवल अगर 5 लिखा है तो मतलब 5/1 है, 7 लिखा है तो 7/1 है, -3/2 है, 115 है, इसको आप 115/1 कह सकते हैं। बात यहाँ पर जैसे भिन्न को लेकर, अगर हमने कहा 1.5 है तो आप कह देंगे सर ये 15/10 है, मतलब ये 3/2 है। आप ऐसे 1.25 अगर लिखे तो इसका मतलब 125/100 है, मतलब यह 5/4 है। आप कभी किसी संख्या को इस रूप में, अगर कोई कह रहा है कि 0 है, हम कह रहे भैया 0/1 है या 0/x है, तो 0 भी आपका आंसर होगा। अगर हम केवल ऊपर 0 लिख रहे हैं तब भी यह संख्या रैशनल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने हमको कहा कि 1/0 है तो हम कह देंगे नहीं, ये रैशनल नहीं होगी, यह रैशनल नहीं होगी। तो मतलब यहां पर आपको यह ध्यान रखने की बात है कि जैसे 1/0 नहीं होगी और 0/1 आपके पास यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या हम बातें आपको बता रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको परिमेय के बारे में बताया कि कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से लिखी गई है तो वह संख्या आपकी क्या है, परिमेय है, और परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरी संख्या हमने डिस्कस किया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात हम लोग करें तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि आप लोग क्या होती है। अपरिमेय संख्या एक प्रकार की ऐसी संख्या है जो कि, जैसे हम अभी परिमेय के बारे में आपको बताएं कि हमने कहा कि उसे P बटा Q के रूप में लिख सके, Q का मान शून्य के बराबर ना हो पाए, तो ऐसी दशा में हम जब अपरिमेय को डिफाइन करेंगे, देखिए अपरिमेय को कैसे बता सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसे ना तो पूर्णतः विभाजित किया जा सके, ना तो विभाजित हो, ध्यान दीजिएगा, ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, और ना ही आवर्ती हो। मतलब एक ऐसी संख्या जो ना तो पूर्णतः विभाजित हो सके और ना ही पूरी तरह से आवर्ती हो, वही संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब मैंने कहा कि जब अगर कोई संख्या को आप डिवाइड करने चलिए, इसका एक आसान तरीका भी हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आप डिवाइड करने चलिए तो संख्या पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः अब देखिए मैं थोड़ा सा विभाजन की बात आप लोगों को बताऊं कि विभाजन 3 प्रकार के होते हैं और 3 तरह के रिजल्ट देते हैं। जैसे अब किसी ने कहा कि 15 को 3 से विभाजित करिए तो यह पूर्णतः विभाजित है। अब यह 15 को अगर कोई कहे 4 से विभाजित करिए तो पूर्णतः नहीं, दशमलव के बाद विभाजित, 3 आपका 7-5 हो जाएगा। इसमें देखिए डायरेक्ट 5 हो रहा है। अगर यही 10 को कोई 3 से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो ये आपका 3.333333 बढ़ता जाए, इसी को आवर्ती होना कहते हैं। जब कोई एक पद दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है तो उसी को आवर्ती या रिपीटिंग नंबर कहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ्स में जब कभी भी आप कोई संख्या को किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो संख्या या तो पूर्णतः विभाजित होगी या दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाजित होगी। अगर विभाजित नहीं है तो हमेशा वह संख्या आवर्ती हो जाएगी। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे अपरिमेय संख्या की डिमांड क्या है, वह संख्या जो ना तो विभाजित हो और ना ही क्या हो, आवर्ती हो। ऐसी कोई फ्रैक्शनल नंबर नजर नहीं आती है। भिन्नात्मक संख्या ऐसी कोई भी नहीं होती है जो कि इस व्यवस्था को फॉलो करे। आप किसी भी संख्या को लेंगे वो परिमेय ही हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से हमें जैसे रूट के नंबर कुछ नजर आएंगे, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, तो मतलब आप छोड़ किसको रहे हैं, √1 को, √4 को, √9 छोड़ेंगे, √16 छोड़ेंगे। मतलब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, याद रखना, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया जो होती है वही आपकी क्या होती है, इरेशनल होती है, वही आपकी रैशनल होती है। थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव लग रहा होगा तो कुछ देर तक डिस्क्रिप्टिव फील करिए, इसके बाद ये सब चीजें बड़ी टेक्निकल हो जाएंगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सब अगर जैसे लगे कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब हो रहा है तो डिस्क्राइब पहले एक आध लेक्चर अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे पैटर्न पर आएंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग जो बताया जा रहा है खूब गंभीरता के साथ पहले पढ़ लीजिए, ठीक है।
अब ये सब बातें समझने की कोशिश करिए। जो पहले बेसिक है, बेसिक खूब अच्छे से सीख लीजिए। जो डिस्कशन है हम लोग अच्छे से कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मेन कमेंट में, वहां पर अपने पॉइंट्स को, अपने कंफ्यूजन को दीजिएगा। पाई के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सबके बारे में डिस्कशन होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने अपरिमेय के बारे में बताया कि वह संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वही संख्या आपकी अगर उसके वर्गमूल को निकालने की कोशिश की जाए तो वह संख्या आपकी अपरिमेय हो जाती है। इसका मतलब वर्गमूल बड़ा खतरनाक है भाई। वर्गमूल ने एक बार संख्या को इरेशनल बनाया, अभी देखिए क्या बना दे रहा है, सॉरी एक बार उसने इमेजिनरी बनाया, अभी एक बार इरेशनल बना दे रहा है। दोनों प्रकार की स्थिति हो रही है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे तो जो रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर है मतलब जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के फिर दो भाग बटे, परिमेय संख्या के फिर दो भाग बटे। देखिए क्या क्या बना, एक तो आपके बनेगा इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, दूसरा बनेगा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब आपका क्या होता है, भिन्न। अब आपको हम इसकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे मान लीजिए हमने रियल नंबर लाइन ले लिया, जो वास्तविक संख्या रेखा थी, आप देखे थे यही थी ना, ये थी। इस संख्या रेखा में आपने देखा था कि यहाँ बीच में 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे सो ऑन प्लस इन्फिनाइट था। यहाँ पर -1 था, -2 था, -3 था, एंड सो ऑन माइनस इन्फिनाइट था। अब आपको हम बता दें कि अब इस संख्या रेखा में जो जो चीजें आपको दिख रही हैं, पॉइंट 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 पॉइंट, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इनको ही इंटीजर कहते हैं। और जो हर एक संख्या के बीच में नंबर हैं, जो हर संख्या के बीच में नंबर हैं, बीच में नंबर हैं, उन सभी को फ्रैक्शनल कहते हैं। अब आप जैसे अगर हम इंटीजर की बात अगर केवल हम आपसे करेंगे, देखिएगा क्या होगा। इंटीजर जिसको हम हिंदी में पूर्णांक कह रहे हैं, पूर्णांक को हम या तो आई से इंडिकेट करते हैं या तो जेड से इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर एक ब्रैकेट बनेगा, देखिएगा यहां पर एक ब्रैकेट बनेगा, ब्रैकेट में माइनस इनफाइनाइट से लिखा जाएगा डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे कि हमने रैशनल नंबर से क्या मांगा है। रैशनल नंबर को आपने क्या किया, रैशनल नंबर को आपने क्या किया कि बीच बीच से हटा दिया, रैशनल नंबर को बीच बीच से हटा दिया, जो मतलब बीच बीच की संख्याएं थी, जो आपके रियल नंबर के पार्ट थी, जो हमारे पास विजिबल पार्ट थे, उनको आपने ले लिया, वही आपके पूर्णांक है। पूर्णांक आपने देखा किसमें भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव कन्वर्जन हो रहा है, पॉजिटिव कन्वर्जन हो रहा है, और जीरो तो है ही। ऐसी दशा में आप यहां पर इधर के जीरो के इस साइड के पार्ट को, मतलब आपसे अगर मैं डिवीजन करने की बात करूं तो तीन प्रकार की संख्याएं यहां पर डिवाइड होती हैं इंटीजर से। एक तो आपकी पॉजिटिव, दूसरी आपकी नेगेटिव, तीसरा आपकी जीरो। मतलब अगर हम पूर्णांक को चाहें तो पूर्णांक तीन भागों में बढ़ जाती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब इसको भी अगर हम क्लासिफाई करें तो हम यहां पर क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाते हैं। पूर्णांक का जो पॉजिटिव भाग था, देखिए आपने देखा अभी अभी इंटीजर का, यहां पर जीरो था, इधर नेगेटिव था, इधर आपका पॉजिटिव था। अब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं इंटीजर का, देखते चलिएगा आप लोग। यहां पर एक संख्या बनेगी, वो कहलाएगी होल नंबर। होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। और हम इसको जब कंप्लीट यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन प्लस इनफिनिट, ये सब की सब पूर्ण संख्या है। इसके बाद की संख्या जो बनेगी वो बनेगी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो बनेगी आपकी, देखिए इधर ही साइड से हम ले रहे हैं, 0+ ले रहे हैं। नेचुरल नंबर को आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग यहाँ पर कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। और इसकी शुरुआत होती 1 से, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफिनिट। इसके बाद इसमें एक संख्या बनेगी जिसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अब मैं आपको अभाज्य के बारे में बता दूं, अभाज्य वह संख्या है जिसके दो गुणनखंड हो। अभाज्य वह संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब वह संख्या अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वही संख्या अभाज्य है। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया की हर संख्या अपने और एक से विभाजित हो जाती है, अपने और एक से दुनिया की हर संख्या विभाजित हो जाती है। हम कह रहे हैं बस अपने ही और एक से हो, बाकी और किसी से ना हो। लेकिन प्राइम की बात अगर की जाए तो जिसके केवल दो गुणनखंड हो वही प्राइम नंबर है। इसका मतलब हो गया जो प्राइम की शुरुआत है वो कहां से होती है, प्राइम की शुरुआत 2 से होती है। क्योंकि अगर 2 को देखा जाए तो केवल एक से कटेगा, वो खुद से कटेगा। कोई कह रहा सर एक क्यों नहीं, क्योंकि एक के दो गुणनखंड नहीं है, चाहे खुद है चाहे एक है, मतलब अगर डिजिट की बात की जाए तो एक ही है।
2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया, सो ऑन इसी प्रकार की संख्याएं आती गई। यही संख्या आपकी क्या हो गई है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य हो गई। इसी अभाज्य के नीचे एक और संख्या बनेगी जिसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का अर्थ होता है भाज्य संख्या, मतलब एक ऐसी संख्या समूह जो अपने तथा एक के अलावा भी किसी एक से कट जाए, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। एक भाज्य संख्या वह संख्या होती जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जैसे 4 है, 4 बात देखिए 1 से कटता है, 4 से कटता है, साथ साथ 2 से कटता है। 6 की बात करें देखिए 1 से कटता है, 6 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो वह संख्या आपकी क्या हो गई, भाज्य संख्या। जैसे मैंने 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा, यह सब संख्या भाज्य हो गई। यही फर्क है भाज्य और अभाज्य में। भाज्य संख्या में आपको बताया जाता है कि संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, अभाज्य में बताया जाता है कि केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड किसी के ना हो, वह संख्या आपकी अभाज्य है। और भाज्य के बारे में आप जानकारी रख पाए हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर अगली बात करिए, आगे की तरफ बढ़िए, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने इतनी बातें आपको बता दी, इसी पूर्णांक के 2 और भी पार्ट होते हैं। पूर्णांक के 2 और भी पार्ट होते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक पार्ट होता है इसमें इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। अब आप अच्छी तरह से जानते हो सम क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंत में, सम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंत में शून्य, अंत में जिस संख्या के अंत में शून्य, 2, 4, 6 या 8 आए, 0, 2, 4 या 6, 8 आए, वह संख्या सम संख्या होती है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दूसरी है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जिसके अंत में विषम के बारे में अगर हम बात करें, विषम संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आए, 1, 3, 5, 7 या 9 आए, वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या वह है जो 2, 0, 2, 4, 6 या 8 से एंड होती है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जबकि अगर विषम संख्या की बात की जाए जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, वह संख्या 2 से कभी विभाजित नहीं होती है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, और वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या और विषम संख्या को, सम संख्या और विषम संख्या के 2 यहां पर पार्ट हो गए जो कि पूर्णांक के ही भाग होते हैं। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो आपकी सम और विषम है उसको हम वहां इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सम और विषम की इस जानकारी को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि यह संख्या आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए, इतनी जानकारी थी आपके नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में जो जानकारी थी, अगर हम उसको एक डायग्राम के माध्यम से देखें, तो डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें तो संख्या आपने देखा कि आपकी संख्या बनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 हो गए भाग। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 भाग हो गए, एक आपका बन गया रियल, एक आपका बन गया इमेजिनरी। रियल के हो गए 2 भाग, एक आपका हो गया रैशनल और एक हो गया आपका इरेशनल। रैशनल के हो गए 2 भाग, एक हो गया इंटीजर, एक हो गया आपका फ्रैक्शनल, इंटीजर के हो गए 3 भाग, एक हो गया शून्य, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। एक और कन्वर्जन यहां पर इसका किया गया है जिसमें हमने एक को बताया इवन, एक को बताया मैंने ऑड। इधर अगर आए तो आपको मिला होल मतलब पूर्ण, आपको मिला नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आपको मिला प्राइम मतलब अभाज्य, आपको मिला कंपोजिट मतलब भाज्य। यह संख्याओं की व्यवस्था है, जो संख्याएं आपकी लिखी गई उस संख्याओं को व्यवस्थित करने का तरीका है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे कोई हमसे कहे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स हैं, तो बिल्कुल आप कह दीजिए हैं। आपसे कोई कहता है क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, आप कह दीजिए यस। आपसे कोई कहता है सभी पूर्णांक संख्याएं रैशनल हैं, बोल दीजिए यस। लेकिन पलट कर अगर कोई कहे क्या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी पूर्णांक है, आप बोलिए नो। आपसे कोई पूछा क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं, आप कह दिए भैया नहीं।
किसी ने कहा क्या सभी आपकी परिमेय संख्या पूर्णांक है, आप बोलिए नहीं। किसी ने कहा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हैं, बोलिए यस। किसी ने कहा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हैं, आप बोलिए नो। मतलब अगर ऊपर से चलेंगे, अगर ऊपर से चलेंगे तो ऊपर से नो होगा, अगर नीचे से चलेंगे तो आप कह दीजिए यस। ऊपर से नो, नीचे से यस, मतलब ऊपर वाला सभी को एक्सेप्ट नहीं करता है, नीचे वाला सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। यह चीज आपके सामने बनकर आई। चलिए कुछ बातें इसमें और समझने की आवश्यकता है, कुछ बातें समझने की आवश्यकता, जैसे हम आपको समझा दे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो वन है, वन है वह ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है। मतलब एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए दो सबसे छोटी है, मतलब हमने कहा एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप कह सकते हैं जितनी भी अभाज्य संख्या है, हम कह सकते हैं जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, दो को छोड़कर सभी विषम संख्या हैं। हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट कि दो को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट द टू, दो को छोड़कर सभी अभाज्य विषम हैं, सभी अभाज्य विषम हैं, लेकिन सभी विषम अभाज्य नहीं हैं, सभी विषम अभाज्य नहीं है। आप इसको समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैंने कहा दो को अगर छोड़ दें तो सभी अभाज्य, सभी जो है अभाज्य विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं है। अब यहां पर देखिए, जैसे बात और समझने की कोशिश करिए, क्या बातें यहां पर हो रही हैं, कैसे क्यों नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा दो को अगर छोड़ दे सभी अभाज्य, अगर देखो तो कोई दो से कटती नहीं, तो इसका मतलब सब विषम है। लेकिन विषम की बात करिए, जैसे 9 है, देखिए 9 आपका 3 से कट जाता तो वह एक अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। 15 है, 5 से कट जाता, 3 से कट जाता है, वह सम तो नहीं है लेकिन एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर क्या होती हैं, विषम होती हैं। यह सब कुछ बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है। कुछ और बातों को भी समझना यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसको भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए क्या बातें हम बता रहे हैं आपको। एक तो हम ऐसे कुछ थोड़ा सम विषम के बारे में बात करें, सम विषम के बारे में बात करें। हम कह सकते हैं शून्य भी एक सम संख्या है, शून्य भी एक सम संख्या है। कभी कभी इस बात का कंफ्यूजन होता है कि शून्य क्या है, तो आप कह दीजिए शून्य भी एक सम संख्या है। दूसरी बात, अगर हम किसी सम संख्या को किसी सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। किसी सम संख्या, अभी देखिए किसी ने पूछा शैलेंद्र कुमार ने एक इवन या ऑड, भाई एक तो आपकी ऑड नंबर है ना, इंडेड विथ वन। मैंने कहा ना जिसके अंत में 1 3 5 7 9 आता है वह ऑड नंबर होता है, जिसके अंत में 0 2 4 6 या 8 आता है वह एक सम संख्या होती है। तो एक आप कह दीजिए कि एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, सम नहीं है, दो से पूर्णता विभाजित नहीं होता है। मैंने कहा अगर एक विषम सम संख्या को सम से जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। आप एक विषम संख्या को भी विषम संख्या से जोड़ेंगे तो भी सम संख्या प्राप्त होगी। मतलब एक सम को सम से जोड़ेंगे तो भी सम संख्या प्राप्त होगी, एक विषम को भी विषम से जोड़ेंगे तो भी सम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर एक सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी। एक कंफ्यूजन ये दूर हुआ। एक और कंफ्यूजन मैं आप लोग को दूर कर देता हूं। जैसे पाई को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आप सब जानते हैं पाई के दो मान हम लोग प्रयोग में लाते हैं, एक तो 22/7 कभी कभी यूज करते हैं, जिसको कभी कभी 3.14 भी कहा जाता है। दूसरा, अब जब हमसे कोई कहेगा कि पाई 22/7, हम कहेंगे भैया परिमेय है, यह परिमेय है। इसकी बात कोई कहेगा, कहेंगे परिमेय है। बट जब केवल उसने सिंबल हमको पाई दे दिया तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया कि पाई एक्चुअली क्या है। पाई कभी कभी तो 22/7 यूज किया जाता है, कभी कभी पाई को रेडियन के तौर पर जब डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो पाई फिक्स ही नहीं कि एक्चुअली क्या है, इसलिए जहां सिंबल के रूप में पाई रहेगा वह अपरिमेय रहेगा। सिंबल के रूप में अगर पाई है तो अपरिमेय है, मान के रूप में अगर पाई है तो परिमेय है। आपको पाई के बारे में कंफ्यूजन ना आए तो इस बात को समझना है कि अगर पाई प्रतीक के रूप में है तो अपरिमेय है, और अगर मान के रूप में है तो आपकी क्या है, एक जो है अपरिमेय। कुछ क्वेश्चन है आपके सुशील कुमार, एक अभाज्य है कि भाज्य, क्या है सब लिखा मैंने भाई। देखिए शुरू में मैंने बताया एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। क्या ऑड नंबर किसी से डिवाइड, ऑड नंबर जो होते बिल्कुल हो जाते हैं, जैसे 15 देखिए ऑड नंबर है लेकिन 3 और 5 से कट जाते हैं।
ऑड जो है 15 है, 9 है, लेकिन 3 से कट जाता है, 5 21 है, 7 से कट जाता है, 3 से कट जाता है। तो इसलिए एक कंफ्यूजन आपके जो है हो सकता है दूर हो जाए इन सब चीजों को पढ़ने से। मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आई हैं। कुछ बातें जैसे अभी हम आपको, कुछ लोगों ने कमेंट किया भी था, प्राइम नंबर के कुछ हम और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। एक तो जैसे हम को प्राइम के बारे में आपको बताएं, एक ट्विन प्राइम के बारे में बताएं, एक ट्विन प्राइम के बताएं, और एक आपका जो हो जाता है जैसे हम एक को प्राइम करें, एक ट्विन प्राइम करें, एक रिलेटिव प्राइम। मतलब 3 प्रकार के अभाज्य संख्याओं का और क्रम हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना आप लोग कंप्लीट करिए, चीजों को समझिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिए, जो आपको समझ में आया नहीं आया सब बातें आप जरूर बताएं। कल की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित चीजों को और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी कंफ्यूजन है जरूर डिस्कस करें, नेक्स्ट क्लास में मिल करके और आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।